तेजावत सर के पास चलते हैं। तेजावत सर, अभी सिरोही सर बता रहे थे कि ईरान इस जंग में बड़ा से बड़ा नुकसान सह लेगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर अमेरिका को छोटा सा भी नुकसान हो गया, उसके 5, 10, 15 सैनिक भी हताहत हो गए, तो ये ट्रंप को बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा इतिहास के बारे में भी बताइए कि पिछले 50-60 सालों में अमेरिका ने जहां जहां जाकर जंगें लड़ी हैं, अपने हजारों सैनिकों को गंवाया है, उसके बाद वहां की राजनीति पर कैसा असर पड़ा था। देखिए, अमेरिका की सेना के ढांचे को समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ पे जो सेना में जो भर्ती होते हैं वो समाज के हर तबके के लोग होते हैं और अपने ही लोग होते हैं। अमेरिका में जो सैनिक हैं उसमें काफी बड़ी संख्या बाहर के प्रवासियों की है या उन सोल्जर्स की है जो अमेरिका के निचले तबके से या गरीब लोग हैं। वे जो गरीब लोग हैं वो सेना में भर्ती होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। और कभी कभी यह भी होता है, मूलतः सेना में जब स्त्रियों को आप आने की इजाजत देते हैं तो इसके पीछे एक खासकर एक पूंजीवादी षड्यंत्र ये होता है कि जब पुरुष कम पढ़ने पड़ते हैं, स्किल पुरुष, तो वह उनको स्त्रियों को भी खपाते हैं। ये नव उपनिवेशवाद की भी है, चाहे वो कंपनीज हो चाहे वो सेना हो। स्त्रियों को खपाने के पीछे, इसके पीछे एक षड्यंत्र तो होता ही है। और उसमें सहारा लिया जाता है इक्वेलिटी वाले और समानता के अधिकार, ये बड़ी बड़ी बातें की जाती है। और उसके बदले में उनको जिन सब चीजों के लिए भेजा जाता है वो मूलतः पूंजीवादी हित होते हैं और उन्हीं हितों को बचाने के लिए ये सब किया जाता है। और यह सच है कि, पर ये बात है कि एक हद तक जो जागरूक जो सोसाइटी होती है उसमें धीरे धीरे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है उन लोगों के खिलाफ, और उनको अपने जो समाज के हित है वो नजर आने लगते हैं। और ऐसे में जब भी, बिल्कुल सुरेश साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है कि जब डेड बॉडीज वहां जाएंगे, उनके ताबूत जाएंगे, तो उसके बाद में वहां अमेरिका में जो विरोध होगा उसके लिए किसी भी एक प्रजातांत्रिक देश के लिए यह सब संभव नहीं है। क्योंकि न तो उस विरोध को दबाना आसान है, न सड़कों पे जो प्रोटेस्ट होता है वह, अमेरिका में इतनी आजादी है लोगों को कि वह उसको दबा नहीं सकते हैं। और लोग सवाल पूछते हैं कि ये किया किस लिए जा रहा है। किया इसलिए जा रहा है कि पूंजीवादी तेल किसको चाहिए, वहां के अमीर लोगों को चाहिए, ताकि वो एक तरीके से उसका जो पूरी तरीके से उसका उपभोग कर सके, उस लग्जरी का, उन सब तमाम चीजों का। और मरना किसको है, वो आम लोगों को मरना है जो सेना में भर्ती होते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो अमेरिकन के मन में काफी स्पष्ट है और उसमें उनको सहारा वहां के काफी बुद्धिजीवियों को भी मिल जाता है उस अंडरस्टैंडिंग को ठीक ठाक करने में। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अमेरिका को तेजावत एक सर, इसमें मेरा एक खासकर युद्ध सवाल के है। मामले में आप अनूठा देश बनाती है। वैभव साहब। जी सर, अभी आपने बताया कि अमेरिका में जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न नहीं लोग हैं, वही लोग सेना में जाना पसंद करते हैं, आपने यही कहा था ना। हाँ, जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं वो अमेरिका में सेना में नहीं जाना चाहते हैं। जो ज्यादातर जिनको नौकरी या कुछ कुछ इस तरीके की जरूरतें होती है, आमतौर पे वही लोग सेना में जाते हैं। वैभव साहब। क्या ये लोग ट्रंप के वोटर हैं? पिछले चुनाव में इन्होंने बड़ी संख्या में ट्रंप को वोट किया है या नहीं? वैभव साहब, आवाज थोड़ी सी किसी तेजावत सर, कारणों से सुनाई नहीं दे रही है। जी। मेरा सवाल आप था नहीं दे रही है कि वैभव साहब, तो तेजावत सर, मेरा जो सवाल था वो ये था कि जो लोग सेना में जाना पसंद करते हैं अमेरिका में, वो ट्रंप के वोटर हैं या नहीं? चलिए, तेजावत सर तक आवाज नहीं जा पा रही। सिरोही सर के पास इसी सवाल को लेकर चलते हैं। सिरोही सर, ये अमेरिका में जो वहां की राजनीति है, वहां का जो सामाजिक ताना बाना है, उस हिसाब से जो ट्रंप के वोटर हैं उनकी क्या आशाएं अपेक्षाएं होंगी? क्या वो भी जंग चाहते हैं या नहीं? देखिए वैभव जी, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका में जो, जैसे तेजावत साहब बोल रहे हैं, अमेरिका में लोगों के अंदर देश के लिए जज्बा तो है, लेकिन मरना के लिए कोई नहीं चाहता अमेरिका में। और इसलिए जो वहां के, जैसा तेजावत साहब बता रहे थे, वहां के जो लोग फौज में जाते हैं वो उनकी लास्ट ऑप्शन होता है। जब और कहीं नौकरी नहीं मिलती तो वो फौज में जाते हैं। ये भारत की तरह नहीं है कि भारत में जो है देश प्रेम के लिए आप करो। और कारगिल की लड़ाई में, जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी और हमारे सैनिक मर रहे थे, उस समय जब रिक्रूटमेंट रैलीज हो रही थी जगह जगह, तो वहां पे जो है इतने लोग इकट्ठे हो गए थे, वहां पे लाठीचार्ज करना पड़ा। तो ये जो जज्बा है, ये भारत की सेना में, भारत के लोगों में, अमेरिका में ऐसा नहीं है। हमारे लोग जो है, हमारे जो लोग शहीद, सैनिक शहीद होते हैं,
उनको जो वो आते हैं तो उनको इज्जत देते हैं, और जिस घर से एक सैनिक मरता है तो उस घर से 5 लड़के और फौज में जाना चाहते हैं। तो ये फर्क है वहां की फौज में और हमारी फौज में। तो इसलिए वहां की जब लोग, और ये जो आपका सवाल है कि रिपब्लिकन के लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब के वोटर है, वोटर तो होंगे जरूर, तभी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत गए हैं। लेकिन हाँ, ये पक्का फैक्ट है कि अगर ये लड़ाई होती है और उसमें अमेरिकन सोल्जर्स की ज्यादा कैजुअलिटीज होती हैं, तो उस केस में ये पक्का है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है मिड टर्म इलेक्शन में जो है हार जाएंगे, और जो है उनका जो रिपब्लिकन पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। जो बाइडेन साहब ने वो ही किया था, वहां से जो है अफगानिस्तान से गए थे और जो डेमोक्रेट जो है हार गए थे। तो ये हमको देखना है कि अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज है, ये अकेले जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका डिसीजन नहीं ले पा रही है, उधर से उनके ऊपर इजराइल का प्रेशर है। इसलिए आपने देखा होगा नेतन्याहू साहब पिछले हफ्ते जो है अमेरिका गए थे और उन्होंने अपने कई प्रस्ताव रखे। उन्होंने जो है मेन जो उनका मुद्दा है कि न्यूक्लियर पे तो आप बातचीत करो लेकिन मिसाइल प्रोग्राम को आप रोको, क्योंकि अगर मिसाइल प्रोग्राम नहीं रुका तो ईरान काबू नहीं आएगा। तो उसके बाद जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो भी नहीं चाहती कि लड़ाई हो। कल स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो जाती है तो इनका तो जो कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, इनका तो जो है तेल जाना बंद हो जाएगा, और अगर तेल जाना बंद हो गया तो इनको इकोनॉमी का पट्टा बैठ जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक तरह बातचीत चल रही है जो कि बड़ी मुश्किल है, लेकिन दोनों तरफ ये कह रहे हैं कि जी कोशिश की जा रही है किसी तरीके से जो आपस में जो दूरियां हैं उनको कम की जाएं। और दूसरी तरफ जो बिल्डअप हो रहा है, ईरान भी पूरी तैयारी कर रहा है। कल जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कई घंटे के लिए बंद किया गया, आईआरजीसी की नेवी ने वहां पे जो है लाइव फायर करके ड्रिल्स की गई। तो दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हैं। अब देखिए आगे जो है अगर कोई टॉक्स कामयाब हो जाती हैं तो शायद ये जंग रुक जाए, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जो है कोई पीस टॉक्स कामयाब हो पाएंगी। वैभव जी। बिल्कुल सिरोही सर, जंग होने ही जा रही है जैसा कि आपका कहना, और बहुत सारे लोग ऐसा दावा करें, अच्छा विशेषज्ञ, कि टाला जा सकता है जंग को लेकिन रोका नहीं जा सकता। मेरा सवाल है कि ईरान को नुकसान होगा, ये सबको पता है। अमेरिका की वायुसेना कितनी ज्यादा मजबूत है, उनकी नौसेना कितनी ज्यादा मजबूत है, और ईरान में वो कैसी तबाही मचा सकती है, सबको पता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अमेरिका को कैसा कैसा नुकसान हो सकता है। क्या उसके जो जंगी बेड़े हैं उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है ईरान, या उसके जो फाइटर जेट्स हैं उनमें से कुछ गिरा सकता है या नहीं, उसके पास ऐसी क्षमताएं हैं नहीं, और मध्य पूर्व में जो सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के, उसे कितना नुकसान पहुंचा सकता है ईरान जंग की स्थिति में। देखिए वैभव जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका जो है एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, और ईरान और अमेरिका के अगर आप कंपैरिजन करें तो ईरान जो है अमेरिका के सामने कोई कम नहीं स्टैंड करता है। लेकिन जब दो देश लड़ते हैं तो उस मामले में ये कहना है जी एक का नुकसान नहीं होगा और दूसरे का नुकसान होगा, ये ऐसा नहीं होता है। लड़ाई में दोनों साइड से नुकसान होगा। अमेरिका उस नुकसान को झेलने, मटेरियलिस्टिक जो नुकसान होगा, जो हथियारों का नुकसान होगा, हवाई जहाजों का होगा, और हो सकता है जो बेड़े में भी अगर कोई शिप सिंक कर जाता है, डूब जाता है, तो वो भी अमेरिका बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अमेरिका जो ह्यूमन रिसोर्सेज, जो उनके सैनिक है, उनको जो है नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और ईरान का सबसे बड़ा जो आप कहते हैं ट्रम्प कार्ड ये है कि ईरान अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि अमेरिकन जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, तकरीबन 17-18 जो बेसिस हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, उनके ऊपर हमला करेगा। क्योंकि ईरान जो है अमेरिका के ऊपर तो जो उनकी अमेरिका एज ए देश है उस पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन जो उनके मिलिट्री बेसिस है उनके ऊपर जरूर हमला करेगा। और खमैनी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका ये सोचता है कि उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको डुबोया नहीं जा सकता, हमारे पास ऐसे हथियार हैं, हम उसको भी डुबो सकते हैं। तो ये तो एक रेटोरिक हो सकता है, ये तो एक जो बोलने की बात हो सकती है, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूं कि ईरान के साथ अगर अमेरिका की लड़ाई होती है तो ईरान जो है अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा, और वो नुकसान जो है उसकी भरपाई करना डोनाल्ड ट्रंप साहब के बस की नहीं है। इकोनॉमिकली तो वो भरपाई शायद कर पाएंगे, लेकिन जो सैनिकों की जो कैजुअलिटीज होंगी उनको मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका एज ए कंट्री उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। इसलिए ये जो थोड़ी जो रोका हुआ अपने आप को, इसलिए रोका। अगर इनको पता होता कि ये जल्दी काम हो जाएगा तो अब तक तो अटैक हो गया होता।
इसलिए आप देखिए, अगर अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है तो अमेरिका को इतना टाइम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आ रहा है, और एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब एक जहाज नहीं होता है, एयरक्राफ्ट का पूरा इकोसिस्टम होता है। उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, उसके साथ जो फ्रिगेट्स होते हैं, उसके साथ पनडुब्बियां होती हैं, हवाई जहाज होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ड्रोन, मतलब पूरा इकोसिस्टम मूव करता है। तो जब इतना बड़ा इकोसिस्टम मूव करा रहे हैं तो इसका मतलब अमेरिका को भी पता है कि ईरान के साथ लड़ाई अमेरिका को आज तक जितनी भी लड़ाइयां अमेरिका ने लड़ी हैं वो सबसे महंगी पड़ने वाली है, और यही वजह है कि अभी तक जो है अटैक नहीं हुआ है। वैभव जी, बिल्कुल, इसी सवाल को लेकर तेजावत सर के पास भी चलते हैं। तेजावत सर, अभी सिरोही सर से जो सवाल था जिसका वो जवाब दे रहे थे कि अमेरिका की ताकत सबको पता है, उसके पास कितने अच्छे और आधुनिक लड़ाकू विमान है, उसके साथ कितनी जंगी बेड़े हैं, आधुनिक ताकतवर हैं सब, और वो ईरान में बहुत ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि ईरान के पास ऐसी क्या ताकत है, अगर आप कुछ बता सकें, कि वो अमेरिका को यहां नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, इसका हम उदाहरण दरअसल एक मध्यकालीन संदर्भ से लेते हैं। अकबर या मुगलों की सेना में बहुत जबरदस्त ताकत थी, तोप था, बारूद था और तमाम हथियार थे। पर उनका जो लोकल जो प्रोटेस्ट हो रहा था, खासकर राजपूतों की तरफ से, महाराणा प्रताप वगैरह, ये लोग पहाड़ों में छुप जाते थे और उनको परेशान करके मुगलों को वहां से भागने के लिए मजबूर कर देते थे। जब जब मुगलों ने वहां पे अधिकार किया, हर बार उनको छोड़ना पड़ा। बाद में औरंगजेब के समय यही काम मराठों ने किया कि वो उनको टिकने नहीं दिया, और बाद में आपने देखा कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और पूरे ही भारत में मराठे छा गए। लगभग वही खतरा अमेरिका और ईरान के संदर्भ में हो सकता है कि अगर अमेरिका उस लड़ाई में बड़े तोप, हथियार वगैरह इनका इस्तेमाल तो कर लेगा, वह वहां पे विनाश तो मचा लेगा, पर जब वो जमीन पे आएगा, जिसको हम फुट ऑन ग्राउंड बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर उसके लिए टिकना काफी मुश्किल हो जाएगा। पूरी तरह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो ईरान ने संदेश भी दे दिया, संकेत भी दे दिया कि वो उसको ब्लॉक कर देगा। और उसके बाद में जो ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, जो उसको लगातार मदद करते रहे हैं, उसमें हमास को भले ही उन्होंने काफी उसकी कमर तोड़ दी है, हिजबुल्लाह को भी काफी हद तक मतलब डिफेंसिव पोजीशन में ले आया है, और हूथी वगैरह ये इतने ताकतवर है कि ये हमास और उनसे भी ज्यादा ताकतवर है हिजबुल्लाह से, जिनके पास रॉकेट लॉन्चर से लेकर तमाम बड़ी बड़ी चीजें हैं। ये अमेरिका की मतलब परेशानियां बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा लेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि फिर जो जन हानि है, अब जब तक आप हवा में हैं तब तक आपके सोल्जर्स नहीं मरेंगे, तब तक आपके पायलट्स वगैरह उनको कुछ नहीं करने, पर हवा के बाद में जैसे ही आप जमीन पे हैं, पानी पे हैं, वहां पे आपको चैलेंजेस बहुत जबरदस्त आते हैं। और उसके लिए अमेरिका शायद तैयार नहीं है। ना अमेरिका या किसी भी दुनिया में ऐसी कोई तकनीकी है कि वो जनता की भावनाओं को खत्म कर सके, ऐसी कोई तकनीकी इजाद नहीं हुई है। और अगर ये प्रोटेस्ट हिट अमेरिका के अंदर तक जाके अगर वहां पे आतंकी हमले या वहां तक अगर अंदर तक ये सब चीजें होने लग जाएगी, तो मुझे लगता है कि अमेरिका की बस का नहीं रह जाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.